नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। 1984 में इंदिरा गांधी की शहादत के बाद जो दंगे हुए उनमें कानपुर का भी नाम आया। और क्यों ना आता? क्योंकि दंगे की आग यहां एक नहीं अनेक स्थानों पर धधकी। 127 लोगों की मौत हुई। जांच के लिए रंगनाथ आयोग का गठन किया गया। तमाम संगठनों ने लगातार संघर्ष किया। एक लंबे प्रयास के बाद 2019 में एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी ने 11 मामलों की विवेचना की, जिसमें 60 लोग चिन्हित किए गए। 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई और एक घटनाक्रम निराला नगर का बहुत तेजी के साथ उजागर हो रहा है। 4 लोगों की गिरफ्तारी, एसआईटी की रिपोर्ट। निश्चित रूप से जो सिख समाज है वो खुश है, मिठाई बांट रहा है, कह रहा कम से कम 38 साल बाद न्याय तो मिला। और उस न्याय को पाने के लिए हमने जो संघर्ष किया है, आज उसका फल हमको मिला है। ये तो एक बात हुई, लेकिन न्याय के साथ मुआवजा की भी मांग करने वाले संघर्षरत हैं कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह कांग्रेस में रहते हुए भी विधान परिषद के सदस्य थे। लगातार अपनी ही सरकार और नौकरशाहों को कटघरे में खड़ा कर रहे थे। मुआवजे के लिए तो कितना संघर्ष किया, मोतीलाल वोरा पैकेज लाए, लेकिन कारण कुछ भी रहे हो, आज तक मुआवजे का सपना जो है साकार नहीं हो पाया। सवाल ये उठता है, आप कह सकते हैं कि आपने कहा कि कांग्रेस के हैं कुलदीप सिंह, निश्चित रूप से, इसलिए मैं उल्लेख कर रहा हूं खास तौर पर कि 19 को एसआईटी की जांच हुई है, उसमें तमाम ऐसे लोग आए हैं जिन्हें कांग्रेस का माना जाता है और पूरी कांग्रेस इसमें कटघरे में खड़ी हुई थी। ऐसे में संघर्ष करना अपने आप में भी एक मिसाल है। आज हमारे साथ इस चर्चा में कुलदीप सिंह जी ही हैं, जो ये बताएंगे एसआईटी जांच से हमने क्या पाया, हमें अभी कौन कौन सी बातों पर अपनी मांग को रखना है और उसे प्राप्त करना है, या फिर हमको संतोष कर लेना है। इसी पर चर्चा करेंगे। कुलदीप सिंह जी हमारे साथ हैं। कुलदीप जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एसआईटी की रिपोर्ट आ गई है, 4 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सिख समाज में खुशी की लहर है कि कम से कम 38 साल बाद न्याय तो मिला। क्या कहेंगे आप? नमस्कार सर। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इस सब के बावजूद भी आज कानपुर का सिख समुदाय इसलिए प्रसन्न है कि कम से कम दोषियों को सामने तो लाया गया, उनको ऑन रिकॉर्ड ऑन बुक लाया गया। चाहे इतने समय के अंतराल के बाद जनरेशन एक खत्म हो चुकी है। जो दोषी थे उसमें 50% व्यक्ति ऑलरेडी मर चुके हैं। जिन परिवारों को घाव लगे थे, जिन परिवारों के निर्दोष बच्चों को अग्नि में जला दिया गया था,
जिनके मां बाप को उन बच्चों के सामने गले में टायर डालकर जिंदा जला दिया गया था, जिनकी जिंदगी भर की कमाई को उनकी आंखों के सामने लूट लिया गया और उसके बाद उसको आग के हवाले कर दिया गया। इस सब त्रासदी को देखने के बाद सिख समाज ने अपना हौसला नहीं गिराया और हम लोगों ने यह ठान ली थी कि दोषियों को सजा होनी चाहिए, क्योंकि अगर दोषी सब छूट गए तो यह सिलसिला कि आदमी कानून को अपने हाथ में ले ले, उसके बाद उसको उसकी कोई दंड भी ना मिले, तो कभी भी जो प्रदेश है वो दंगा मुक्त नहीं हो पाएगा। इसलिए हमने ये सोचा कि जो बड़ी मछलियां हैं अगर उनके ऊपर हम प्रहार कर लेंगे तो हम समझते हैं कि हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे, जनता को एक मैसेज दे पाएंगे कि अगर इस प्रदेश, इस देश में निर्दोष व्यक्तियों को, क्योंकि जो मारे गए थे उसमें कोई भी आतंकवादी नहीं था, यहां पर लोग रोजी रोटी कमा के व्यापार कर रहे थे, शांतिप्रिय ढंग से रह गए थे, उनको जिंदा जला दिया गया था, उनका कोई दोष नहीं था। इसलिए इसको देखते हुए सबसे बड़ा जो दोषी हमने उस वक्त चिन्हित किया, जिसको 1985 में श्री रंगनाथ मिश्रा कमीशन, जो कि हाई पावर कमीशन बन के कानपुर आया था, सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज था, उसने चिन्हित किया था, उसने आइसोलेट किया था कि जिलाधिकारी रहते हुए इस व्यक्ति ने अपने ड्यूटी का वाहन नहीं किया और ड्यूटी में लापरवाही दिखाई और सिखों का 1.5 लाख सिखों के संरक्षण के रूप में इसका आचरण सही नहीं रहा। रंगनाथ मिश्रा आयोग अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि हमने पहले इसके ऊपर कोई कार्रवाई न करने का मन बनाया था, लेकिन मिस्टर बैरथ, जो एक आर्मी के कैप्टन थे, जो कि सिविल रूल में आर्मी असिस्ट करने के लिए बुलाई जाती है, उनके हाथ में कमांड नहीं दी जाती और उनके ऊपर एक मजिस्ट्रेट लगाया जाता है, एसीएम, जिसके आदेश की उसको पालना करनी होती है। अपनी पावर को इस्तेमाल करने के लिए अगर वो बल का प्रयोग करना चाहता है, जनरल रूप में पुलिस या जिस वक्त आर्मी बुलाई जाए उस रूप में आर्मी के साथ जो अधिकारी है, एसीएम है, वो बल प्रयोग करने का आदेश देगा, तब वो बल का प्रयोग कर सकते हैं। तो कैप्टन बारेत की ड्यूटी लगाई गई किदवई नगर। वो अपने बयान में कहते हैं कि जब मैं किदवई नगर रास्ते में था तो हमारे साथ जो मैजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई मिसिस पंडित, हम लोग रास्ते में थे, पीछे से जो यहां के जिला अधिकारी थे ब्रिजेंद्र यादव, उन्होंने हमारी गाड़ी को आके हाथ दिया, क्योंकि ड्यूटियां उन्होंने एलोकेट की थी, और हाथ देने के बाद हमने गाड़ी रोकी। उसके बाद उन्होंने हमें इशारा करके उतरवा के मुझे और मैजिस्ट्रेट को, दोनों को अपनी गाड़ी में बिठा लिया, और हम लोग जहां से शिकायत आ रही थी कि वहां पर काफी लोग गैदर हो चुके हैं, एक आर्मी के अधिकारी का बंगला है,
वहां पर खतरनाक कांड होने जा रहा है। तो कहते हम लोग जब वहां पहुंचे तो वो आर्मी का अधिकारी कैप्टन बरेत कहता है, चूंकि मैं कानपुर सिटी में नया था, मुझे यहां का पूरा ज्योग्राफी का पता नहीं था, लेकिन वहां पर लगभग 5000 की गैदरिंग थी जो उस मकान को घेरे थी। उस मकान में 11 व्यक्ति रहते थे। लांस नायक जो कि आर्मी में काम करता था, उसके पास 500 कारतूस थे और 2 बंदूकें। वो छत के ऊपर बैठ के थोड़ी थोड़ी देर में एक एक गोली चलाते थे। नीचे 500 का 5000 की जो मॉब था वो उनके ऊपर अटैक करने आया था और वो रुक रहे थे क्योंकि इनके हाथ में गोली है, कहीं हमारे ऊपर न चला दें। तो कैप्टन बारेत कहते हैं कि जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो जिलाधिकारी कुछ नेताओं के जो खद्दरदारी थे उनके पास अलग दूर चले गए और जिस वक्त उनसे जाके बात करने लगे, और जिस वक्त मैंने एडी फॉर्म, जिसको बल प्रयोग करने के लिए मैजिस्ट्रेट के साइन की जरूरत होती है, उस मैजिस्ट्रेट को दिया, तो उन्होंने दूर से आवाज आई जिलाधिकारी की कि तुम साइन मत करना। और जिलाधिकारी चंद मिनट वहां बात करने के बाद वापस लौटे और वापस लौट कर कहा, क्योंकि कैप्टन ने कहा जब तक मैं इन लोगों को, क्योंकि कर्फ्यू लगा हुआ है लेकिन इम्पोज नहीं है, कर्फ्यू लगने के वाले 5000 आदमी यहां पर इकट्ठा है, इसलिए उन्होंने कहा कि आर्मी का असूल है कि जब तक वहां पर उस मॉब को थोड़ा पीछे 500 कदम नहीं हटवा दिया जाता, तब तक हम आर्मी के जवानों को रिस्क में अंदर प्रवेश नहीं करवाने दे सकते। तो उसने जब रंगनाथ मिश्रा कमीशन के आगे बताया कि मुझे अन्यत्र भेज दिया गया, और मेरे वहां से हटते ही उस लांस नायक के पास वो दरोगा पहुंचे और कहा कि जिलाधिकारी सामने खड़े हैं, आपकी मांग की, जिलाधिकारी को बुलाइए, आप असले हमको दे दें, हमारे साथ नीचे आइए, हम आपको सेफली आपकी फैमिली को पहुंचा देंगे। नीचे उतरते ही कैप्टन बारेत कह रहे हैं कि अभी मैं 10 कदम की दूरी पर था कि वहां पर जैसे उसे असला लिया गया, लोगों ने धावा बोल दिया, उसकी बिल्डिंग को जला दिया गया। 11 के 12 में से 11 आदमी जिंदा जला दिए गए। एक बच्ची जो मेड के साथ उंगली लगे हुए कैप्टन बारेत के पास आई थी उस बंगले से कि यह आर्मी का बंगला है, यहां पर 2 परिवार रहते हैं, इनको कृपया बचा लीजिए। वो बच्ची बच गई जो बाहर थी। 11 के 11 आदमी जिंदा जला दिए गए। जिस वक्त जी आपने बहुत ऐसा हृदय विदारक घटनाक्रम बताया भी है और निश्चित रूप से आप ये मानते हैं, तो जिस तरीके की घटनाक्रम था और जैसा कि आपने कहा कि 4-5 खद्दरदारियों से बात कर रहे थे, मैं उसमें जरा एक थोड़ा संक्षेप में 10 सेकंड और लूंगा, अब उसको कंक्लूड कर रहा हूं। ठीक, कर दीजिए। उन्होंने रंगनाथ मिश्रा कमीशन अपनी रिपोर्ट में लिख रहे हैं कि कैप्टन बारेत के एविडेंस के बाद आई कंक्लूडेड दैट आई शुड नॉट कमिट हिम अंडर सेक्शन 8B विच इज द मैक्सिमम पावर ए कमीशन हैज, क्योंकि कमीशन को दंडित करने की पावर नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि इस आदमी का करैक्टर संदिग्ध है, इसलिए मैं इसको स्टेट गवर्नमेंट के पास पनिशमेंट देने के लिए भेज रहा हूं कि इसको पनिश किया जाए। दिस इज द रिपोर्ट ऑफ रंगनाथ मिश्रा कमीशन। ठीक। और इसको एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज या सीनियर सिविलियन सिटीजन जो IAS बहुत सीनियर हो,
इस अधिकारी से, डीएम से, उसके हाथों जांच कराई जाए। सिर्फ मेरा आखिरी लाइन ये है कि जिस वक्त 1990 में सदन में पहुंचा तो पहले दिन जो गवर्नर का एड्रेस था, उस गवर्नर के एड्रेस में उन्होंने कहा कि 1984 के दंगे में जिन सिख परिवारों के नुकसान हुए या जिनके जो दोषी हैं उनको दंडित अवश्य किया जाएगा। मैं उसमें सेटिस्फाइड हो गया कि गवर्नमेंट को निगाह है, लेकिन ये जनवरी में था और अप्रैल में मुलायम सिंह जी की सरकार थी। उन्होंने आके दिया कि मैंने प्रश्न लगाया, उसका उत्तर उन्होंने दिया कि हमने जांच एक रिटायर्ड अधिकारी मिस्टर टकरू से कराई, उन्होंने इसको दोषी नहीं माना और इसको दोष मुक्त कर दिया गया। उस दिन से मैं एजिटेशन में उतर आया कि सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज दोषी ठहरा के उसकी जांच सीनियर सिविलियन को देना चाह रहा है और यहाँ की सरकार उसको अपने एक रिटायर्ड अधिकारी के थ्रू दोष मुक्त करके उसको दोष मुक्त कर देती। मैं आपकी बात अब मान गया। मैं अब तेरा थोड़ा 2-3 सवाल पूछता हूँ। क्या फिर ये मान लिया जाए कि जैसा कि अभी आप कह रहे थे कि 4-5 खद्दरधारी थे, एज ए कांग्रेसमैन आप भी कांग्रेस थे, आपको उस समय शर्मिंदगी नहीं लगी जब आपने देखा कि हमारे ही कांग्रेसी लोग मिली भगत करके इस तरीके की हत्याएं करा रहे हैं? और क्यों नहीं आपने कांग्रेस में जा करके इस तरीके की बगावत की? आपने कांग्रेस में रह करके क्यों नहीं उसका पर्दाफाश किया? मैं ये आपसे जानना चाहता हूं। मान्यवर, अगर आप 6 साल की मेरे सदन की कार्रवाइयों को पढ़ें तो मेरा बार बार एक ही सदन की बात छोड़िए, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं। कांग्रेस की बात में थे आप, इंदिरा गांधी के कांग्रेस की बात कर रहे हैं। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं। आपने वहां पर क्यों नहीं आवाज? मैं आपको कांग्रेस की बात करने जा रहा हूं जी। मैंने बार बार जाके इसके विरुद्ध जब मैंने वहां पर प्रश्न उठाए तो जाके कंप्लेंट की कांग्रेस के आगे कि कांग्रेस के व्यक्ति ही मेरे रेजोल्यूशन को समर्थन नहीं देते। तो वहां के सदन के जो मेरे सदस्य थे उन्होंने कहा कि आप कांग्रेस की जड़ें खोद रहे हैं, इसलिए हम आपका समर्थन क्या करें। आप इस बात को जिस वक्त कार्रवाइयां पढ़े आप हैरान होंगे कि 6 साल रह फिर वही बात, आप सदन की बात कर रहे हैं, कांग्रेस का राज था। आपने सदन की बात कर, मैं कह रहा हूं कांग्रेस के अंदर, मैं कांग्रेस की बात करने जा रहा हूं। हाँ। कांग्रेस के अंदर मैंने इस बात को इतनी तेजी और मजबूती से उठाया कि मेरे को इंदिरा जी ने कहा था जिस वक्त मैं पंजाब का समझौता करा के आया था कि मैं आपको देश में सबसे बड़ी पोजीशन दूंगी, और 6 साल के बाद कांग्रेस ने महसूस किया कि इन्होंने हमारी जड़ें खोदी, उसके बाद मुझको उन्होंने किसी भी पोजीशन को लाने का ध्यान नहीं दिया। मैंने आपको एक तरीके से हाशिए में डाल दिया। हाशिए में डाल दिया, बिल्कुल डाल दिया। लेकिन उस बात का मुझे कोई गम नहीं, क्योंकि मैंने जो मेरी कॉन्शियस ने कहा उसको मैंने किया। नंबर एक तो आज आप उसके बावजूद भी कांग्रेस में हैं। जी हाँ। क्यों ऐसा था कि जिसके लोगों ने इस तरीके का जुर्म किया हो, इस तरीके के कत्ल किए हो, आज आप उसी के साथ में खड़े हैं? जी हाँ। क्यों, ऐसा क्या हो गया था? ये मैं आपको बहुत संक्षेप बताइएगा। जी, आपने बहुत लाजवाब प्रश्न किया। हाँ। जिस वक्त मिसेज इंदिरा गांधी ने, नहीं, इंदिरा गांधी ने तो आपको बहुत बात, एक सेकंड, प्रकाश सिंह बादल के बाद नहीं, मुझे सब मालूम है। जी। मैं केवल कितना जानना चाहता हूं, मैं वही बताने जा रहा हूं। हाँ। मैंने अब वहां पर संत लोंगोवाल जी से बात की। मैंने उनको कहा कि अगर आप चाहें, चूंकि बादल जी ने मेरे पर इल्जाम लगाया ये कांग्रेसी है, तो मैं आज कांग्रेस कुछ से छोड़ दूं। हम एज ए सिख लीडर आपके पास आए हैं कि आप जो पंजाब में एजिटेशन चला रहे हैं इससे बाहर बैठे सिखों का अहित हो रहा है, और आने वाले समय में हमारा लंबा हित ना हो जाए आपके एजिटेशन। मैं ये कहानी नहीं, केवल एक लाइन आप बताइए कि आप फिर आज कांग्रेस में क्यों हैं और सब कुछ प्रूव। उन्होंने मुझको कहा कि अगर मैंने कहा, उन्होंने कहा संत लोंगोवाल जी ने, अगर आप कांग्रेस छोड़ देंगे, आज जो आपकी बात
इंदिरा सुन रही है, कांग्रेस सुन रही है। आप चूंकि उसके अंदर हैं, अंदर रह के आप उनकी बात कर रहे हैं हमारी, तो आपको हमारी बात वो मानने को तैयार हो जाती है। अगर आप बाहर आ जाएंगे तो आपको मिलने का टाइम भी नहीं मिलेगा। मैंने आपको ये लग रहा है कि अगर हम कांग्रेस से बाहर आ मैं एक जाएंगे, बड़े उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, क्योंकि पंजाब में समझौता, चलिए मैं बात किया, वो तो आपने किया और आज भी आप कांग्रेस में हैं, इसीलिए है क्योंकि आपको लगता है कि अंदर रहेगा। मेरी सवाल दूसरा ये है कि ये जैसे कि आपने कहा कि जिलाधिकारी दोषी थे ये, तो और फिर आपने मोतीलाल वोरा उस समय गवर्नर आपके ही थे, क्या कारण है? वो कौन सी शख्सियतें ऐसी थी जो आपको ना तो मुआवजा दिला पाई और ना जो डीएम है उनके खिलाफ कार्रवाई करा पाई? इसका जवाब दे दीजिए। देखिए, मोतीलाल वोरा ने पैकेज दिया जी, अनफॉर्चुनेटली जयनवाला कांड में मोतीलाल जी को जिस दिन पैकेज साइन किया उसके चुनाव डिक्लेयर, उसके चौथे दिन चुनाव डिक्लेयर हुआ और चुनाव डिक्लेयर होते ही उस पैकेज की घोषणा रोक देनी पड़ी और उसके बाद जब तक 40 दिन बीतते और उसको वो लागू करते, उसके पहले उनको जयनवाला कांड में यहां से पॉलिटिकल रीजंस की वजह से रिजाइन करना पड़ा। सो वो मेरा जो पैकेज है, अगर मैं अंदर था तो मैंने पैकेज लिया कि हर दंगा पीड़ित को 10-10 लाख रुपया दिया जाए और उसी पैकेज की वजह से आज मैंने गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के साथ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में इस केस की लड़ाई लड़ी। 2010 को मैंने केस डाला और 2018 में मैंने इसके ऊपर आदेश प्राप्त किया और उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह ने जाके अपना एफिडेविट लगाया कि हम एक नया पैकेज लेके आएंगे, हमारे आदमियों से गलती हुई कि हम इस पैकेज को, और मैं कांग्रेस में था। उसके बाद 2006 में जो उसको 10 गुना करके देने की बात डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की, वो कांग्रेस का रूल था। वो सारे का सारा जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, ये सब बिल्कुल धोखा होता है, पैकेज किया, कहीं धोखा नहीं हुआ, कहीं धोखा नहीं हुआ, मोतीलाल वोरा हो, सब एक धोखा नहीं, धोखा नहीं हुआ। एक लाइन में, खाली एक लाइन में अगर प्रमुख सचिव से कह दिया गया तो आपका अटक गया हाई कोर्ट वाला मामला। मेरा सवाल केवल मैं बताता हूँ। हाँ, जब उन्होंने हाई कोर्ट, जी हाई कोर्ट में अंडरटेकिंग दे दी, मान लिया। उसके बाद सुनिए, उसके बाद हम वेट करते रहे कि अब उसका डिक्लेरेशन होगा, नहीं हुआ। उसके बाद हमने उनके ऊपर कंटेम्प्ट लगाया। जब हमने कंटेम्प्ट लगाया, हमारा कंटेम्प्ट एक्सेप्ट हुआ। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, हमारा कंटेम्प्ट एक्सेप्ट हुआ कि 10 गुना करके इनको मुआवजा देना है। क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो पैकेज लिया था, उन्होंने 2 मेंबर कमेटी बनाई थी। एक नहीं तो अब जैसे मान लिया हाई कोर्ट ने कहा, मैं आपकी बात मान रहा हूं, आदेश है हमारे पास, क्या हुआ क्या कंटेम्प्ट का? उस कंटेम्प्ट का ये हुआ, उसके बाद कोरोना लग गया, कोर्टें बंद हो गई, कोर्टें अब चालू हुई हैं। अभी मैं पिछले महीने गया था, उन्होंने कहा कि अभी रेगुलर रूप में नहीं चालू हुई हैं, नए केसेस लग रहे हैं, लेकिन अगले महीने से अगले महीने जून आ गया। माने अभी आप मुआवजा की लड़ाई लड़ रहे हैं हाई कोर्ट में? मुआवजा तो कोई रोक ही नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, नंबर 1 पर पैकेज है। ठीक है, ये बताइए 127 लोगों की जाने गई थी, आपके हिसाब से कितने रिपोर्ट्स हुई थी, एफआईआर हुई थी, और उनमें क्या कारण है? लोगों में बड़ा असमंजस है कि केवल 11 मामलों की जांच होना, 60 लोगों को रखना, ये क्या मामला है? हाँ, इसको मैं जरा क्लियर कर दूं। मैं तो संक्षेप में करिएगा। बिल्कुल संक्षेप में करूंगा जी, कहीं डिटेल नहीं जाऊंगा। इसलिए क्योंकि फिर 127 लोग जो है, पहले तो काइंडली इसको करेक्ट करिए। कई दफा मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसको करेक्शन नहीं किया जाता। मेरे पास 131 की लिस्ट है, गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश की लिस्ट है। चलिए 131 मान गए, अब मुझे 131। अब आगे चलिए। रंगनाथ मिश्र आयोग ने लिखा था, जो मैंने एक ट्रैक्ट बनाया था, उस ट्रैक्ट मेरे को लेके सब लीडरशिप करके 127 कह रहे हैं। उन्होंने ये लिखा था, सुन लीजिए क्या लिखा था। मैं लिख रहा, मान गया ये 131 नहीं, हमको ये 131 नहीं, 250 के ज्यादा मोते हैं। चलिए मैं आपको बताऊं उन्होंने क्या लिखा है। एक लाइन की बात है, उसको सुन लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा था कि जो भी लाशें हमको सिटी के बाहर बॉर्डर पे दिखाई जा रही हैं, जो नगर निगम की बाउंड्री के बाहर है,
आई हैव कम फॉर कानपुर सिटी, इसलिए मैं उनको काउंट नहीं कर सकता। उनको 3 लाशें जो वो दिखाई गई जो ट्रेन में है, उन्होंने कहा आई कैन नॉट कंसिडर देम बिकॉज आई हैव नॉट कम फॉर दैट मेरे क्षेत्र से बाहर है, इसलिए वो सबकी सब लाशें, क्योंकि बहुत सारे हमारे मैं मान रहा हूँ आपकी 250, मैं 250 मानने ले रहा हूँ। मेरा सवाल केवल ये है कि कुल कितनी FIR हुई थी, जरा इसका बताइए हमको, कुछ याद है आपको? 2647 FIR हुई थी। ठीक है, आपको 2627 हुई, 47। लेकिन जो ये 11 की रिपोर्ट आई, क्या आगे फिर जांच आगे बढ़ती रहेगी? ये 11 कैसे चुन ली गई, ये मैं जानना चाहता हूँ। ऐसा है, हाँ, मैंने आपको फर्स्ट लाइन कही थी, जस्टिस डिलेड इट जस्टिस निर्णय, वो तो मैं मान गया। उसके बाद हम इसका स्वागत करते हैं कि हम चाहते हैं दंडित हों, ठीक, लेकिन अभी छोटी मछलियां के ऊपर हाथ रखा जा रहा है। जिस दिन बड़ी बड़ी मछलियां सामने आएंगी, नो डाउट इन बड़ी मछलियों के लिए आप करेंगे क्या? आप तो कुछ कर नहीं रहे। आपको चाहिए था कि आप मोदी से मिलते, आप योगी से मिलते, आप SIT से मिलते, हमने आप योगी जी से कई दफे मिले, एक कोई याचिका डाल देते हाई कोर्ट में, तो कुछ करते। जी, हमने कई दफे, नॉट ओनली वंस, मेरे कम से कम हाफ डजन लेटर्स हैं योगी जी को। SIT तो बिल्कुल रुक गई थी आके, इसका काम ही रुक गया था। हम लोगों ने उनसे दरख्वास्त की कि यहाँ पर जो है इसको फ्री हैंड दिया जाए, जो एक्ट अपॉन करे। ठीक बात है। तो यहाँ तो सब देखिए ऐसा है, आई डोंट स्पीक अगेंस्ट एनी पोलिटिकल पार्टी, मैं इसकी बात ही नहीं, लेकिन ऑल द पोलिटिकल पार्टीज दे हैव वन एजेंडा फ्रॉम वेयर वी कैन अचीव द वोट बैंक। जब इलेक्शन का टाइम आता है उस वक्त वो कुछ ना कुछ करके दिखा देते हैं। मेरा सिर्फ इतना एलिगेशन है। अच्छा, एक मिनट, ये SIT का काम खत्म हो गया? अभी नहीं खत्म। नंबर 1, हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपसे चर्चा जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं 1984 के दंगे की, और उसमें एक अहम संघर्षरत हैं कुलदीप जी, जो बता रहे हैं कि अभी मुआवजा की लड़ाई हम लड़ रहे हैं और हाई कोर्ट में बहुत जल्दी ही इसकी सुनवाई भी होगी। कोरोना के कारण थोड़ा सा रुक गई थी। कुलदीप जी, जरा मुझे थोड़ा सा ये समझा दीजिए, बार बार आप कह रहे हैं बड़ी बड़ी मछली, बड़ी बड़ी मछली में तो वो कौन सी बड़ी मछली है जिन पर करना है? आपके हिसाब से ये तो छोटे छोटे लोग हैं, इनको कर दिया, तो ये बड़ी मछलियां उनका जरा हमको बताइए जरा। सब 251 आदमी के कत्ल करने के लिए 10-5 आदमी इकट्ठे होते हैं, तब उसको मार पाते हैं। अदरवाइज 1-2 आदमी के बलबूते नहीं होता, एक आदमी के गले में टायर डाल के उसको जिंदा जला दिया जाए। अगर 250 आदमी मारा गया, कितना आदमी इन्वॉल्व होगा? केस आपको 11 ही मिले। क्योंकि प्रश्न ये है, यहां भी अब पॉलिटिकल एंगल हम ढूंढ रहे हैं, किनको छांटा, किनको किया, वो जिससे हमें पॉलिटिकल गेन मिल सके, जो पॉलिटिकल दूसरी पार्टी जो राइवल में है उनके आदमियों को थोड़ा नंगा किया जा सके। मैं कहता हूं कोई भी दोषी हो, किसी भी पोजीशन का हो, किसी भी पार्टी से हो, राजा का काम ये होता है अन्याय ना होने देना। हमें ये पहले बताइए, बड़ी मछली कौन कौन, जिनको आप कह रहे हैं बड़ी मछली आ, ये बड़ी मछली के बारे में बताइए जरा। सब ऐसा है, हाँ, जैसे आपने दिल्ली में देखा जी, सज्जन भगत और टाइटलर थे। हाँ, सज्जन का आपने वो भी मैं समझ गया, वो हो गया। अब मान लीजिए उसी कदकाठी के जो व्यक्ति थे सज्जन तो चले गए। देखिए ऐसा है, हाँ, अब स्वर्गवासियों का नाम लेना और तो फिर आप फिर मछली कैसे पकड़ी जाएगी? आप नहीं, एक और बार जो चले गए, जो मर गए, नहीं वो तो मैं मान गया कि मर गए। मेरा सवाल ये है, फिर आप फिर तो या तो ये कहिए कि बड़ी मछलियां मर गई और अब उससे कुछ हो नहीं सकता, नहीं फिर आप ये क्यों कहते हैं कि बड़ी मछलियां बाकी हैं? अब बाकी कौन है, तो जरा उनका जिक्र कर दीजिए। सिर्फ 11 केस को लेना, मेरा ये है कि जो आदमी वहां पर किदवई नगर में या अन्य क्षेत्रों में बड़े बड़े दंगे हुए, जो सरकार की निगाह में है सभी, उन एक वाइडर रूप में SIT को काम करना चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मैं किसी को
इंक्लूड करना और किसी नहीं, को मैं भी ये नहीं कह रहा हूं कि आप किसी को इंक्लूड करिए किसी, लेकिन चूंकि आपके मन में ये बात आ रही है बार बार कि बड़ी बड़ी मछलियां हैं, हाँ, तो मैं यही चाहता हूं। अच्छा, एक सवाल, सज्जन गोयनका टाइप के या उनके कदकाठी जैसे कानपुर में भी नेता कुछ जीवित है जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, जो एक उनके अब नेक्स्ट जनरेशन ही हैं। अच्छा, हाँ, माने उस समय के कोई नहीं रहे 84 के आरोपियों लगभग नहीं है, लेकिन उनकी सेनाएं, उनके वर्कर्स, जिन लोगों ने इसमें हाथ धोया जी, उन सबको इन्वॉल्व कर लेना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल। अच्छा, ये लोग कौन है जो 11 केसेस में 4 लोग पकड़ जाते हैं, खुशियां मना लेते हैं? तो कहीं ना कहीं तो उनको लगा होगा कि इतना बड़ा न्याय मिल गया। ये कौन लोग हैं? और इन लोगों ने भी तो संघर्ष किया है और एक न्याय मिला है। ये लोग कौन है? एक ही केस में 4 आदमियों को पकड़ा गया, अलग अलग नहीं है। ठीक, मुझे मालूम है, एक ही केस में है। हाँ, उन 4 को पकड़ा गया और एक उस न्यूज को बड़े पैमाने पर रखा गया जी, बस इतना सा फर्क है। कम से कम अरे 25-50-100 आदमी तो कम से कम घेरे में लाइए, तब तो कुछ लगेगा, कुछ न्याय भी मिला। नहीं तो फिर ये जो लोग खुशियां मना रहे हैं तो आपके ही समाज के लोग हैं, तो उनको लगा तो है कि हमें कहीं ना कहीं न्याय मिल गया। देखिए ऐसा है, हाँ, अब ये आप भी जानते हैं, हाँ, कि आज का समाज का स्तर क्या बचा है जी, सिर्फ ये है कि हमारा सुबह अखबार में नाम आ जाए और जिसमें मेरी फोटो आ जाए और लगे कि मैं नेतागिरी कर रहा हूं। इसके अलावा ना उनको 84 का पता है, ना उनको दंगों का पता है, ना उनको उस बात की नॉलेज है। दूसरे से पेपर लिए, उसी को उठा के आगे नेतागिरी कर ली। ठीक, अभी हम ये मान के चले कि आपकी लड़ाई अभी मुआवजा की जारी रहेगी, नंबर 1, ये तो आप यहाँ पर सहमति दे रहे हैं? बिल्कुल 100%। हाँ, मुआवजा तो मिलेगा, कोई संसार की ताकत रोक नहीं सकती। ठीक, नंबर 1 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्टैंप है उसके ऊपर। नंबर 2 और एडमिशन है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का। ठीक बात है। और नंबर 2, जो अन्य आरोपी हैं उनके बारे में भी आप कोई लड़ाई लड़ेंगे या आप भी अब शांत हो जाएंगे क्योंकि इसमें बहुत से लोगों की डेथ हो गई है, बहुत से लोग नहीं है, वो तो भले ही 2647 FIR हुई हो, 11 में जांच भी हो गई हो, ये सब बात बिल्कुल हम आपकी मान लेते हैं। तो क्या अब आप उससे अपना दिमाग हटा करके केवल नंबर 1 जो है, आप सीधे सीधे मुआवजे की ही लड़ाई लड़ेंगे? नहीं, लड़ाई तो मेरी दोनों जारी है। हाँ, देखिए सबसे बड़ी जो था वो तो जिला अधिकारी, जिसके लिए मैंने बहुत संघर्ष किया। तो आप उसमें तो कुछ हो नहीं सकता क्योंकि उसमें मुख्यमंत्री नहीं, वो मर गया, मुलायम सिंह कर ही चुके हैं। सबसे बड़ी नहीं, उसके बाद सदन में मैंने पलट दिया ना, जब नेक्स्ट सरकार आई उन्होंने फिर जो था रिटायर्ड हाई कोर्ट का जज बैठा दिया और उसने उसकी जांच की, लेकिन सरकार ने सहयोग नहीं दिया। उसने लिख के दिया कि जो सरकार है वो सहयोग नहीं कर रही है। तो क्या आप इस मामले को कहीं पर किसी जगह पर उठाएंगे, क्या करेंगे कहीं पर? जी हाँ, इसको मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी मैं ले गया। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें बहुत पीरियड हो चुका है। हाँ, और आपकी ये जो है याचिका, ये इसमें नहीं लगेगी। ये जो आपका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, इसको आप इंडिविजुअल किसी के नाम से इसको करके लाइए। उसके ऊपर भी हमारी मंत्रणा चल रही है और एक केस हमने दायर भी किया इलाहाबाद में। जो हमारे एडवोकेट हैं वो वहां पर हाई कोर्ट के जज भी रह चुके हैं दिल्ली में, वो RSOD, उनको मैंने यहाँ जो बनाया है गुरु गोविंद सिंह द्वार, उनका मुहूर्त करने के लिए, टेप काटने के लिए भी बुलाया था मैंने। वो हमारा केस वो भी लड़ रहे हैं इलाहाबाद में। वो भी लड़ रहा है? जी हाँ, मैंने आपकी लड़ाई अभी जारी वो हमारी लड़ाई तो तब तक जारी है जब तक टोटल न्याय। तो आपकी इस लड़ाई में सिख समाज आपके साथ क्यों नहीं जुड़ जाता? वो जुड़े और खुशियां मनाने की जगह लड़ाई करे ताकि और लोगों को भी न्याय मिल जाए, पूरे समाज को न्याय मिल जाए। ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा? ऐसा है साहब जी, सिख समाज में पर्टिकुलरली कानपुर में, हाँ, दैट इज द मेजर प्रॉब्लम। वो अगर 4 रास्ते हैं तो 6 उनकी राजनीतिक मार्ग, मैंने कुल मिलाकर राजनीतिक कारणों से नहीं हो सब पा रहा। राजनीतिक कारणों से जी, वो गुरुद्वारों पे कब्जे कर लो और गुरुद्वारों की राजनीति, उसके ऊपर इनकी सोच ही नहीं है। सोच ही नहीं है।
जिसके कारण ये स्थिति आ। मैं एक सवाल आपसे और जानना चाहता हूं कि आप कांग्रेस के नेता भी हैं और विपरीत परिस्थितियों में लगे हुए भी हैं, आपको कोई पद भी नहीं दिया, इंदिरा गांधी ने जो कहा था वो भी नहीं हो पाया, आप हाशिए में भी डाल दिए गए। ऐसी स्थिति में और कांग्रेस से आपका गहन जुड़ाव भी है, सोचते भी होंगे, क्या लग रहा है ये कांग्रेस की जो इतनी दयनीय दशा हो गई है उसका मूल कारण आप क्या मानते हैं? क्या 84 के दंगे का धब्बा अभी तक साफ नहीं हो पाया, नंबर एक, और निरंतर अब तो खुल करके और कांग्रेस पर धब्बा लगेगा, कांग्रेस विचलित होगी, या और कौन से कारण हैं जिससे कांग्रेस की ये स्थिति हो गई? देखिए साहब, उसके तो कई कारण हैं जी। जिस वक्त एक व्यक्ति अनडिसिप्लिन्ड हो जाता है, अगर उसको निकाल दिया जाए बड़ा इजी होता है। एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पांच। जब बड़े नेता समूह बन जाता है उस वक्त ना तो निगला जाता है ना रखा जाता है। तो पार्टी को अगर कमांड को थोड़ा सा उसी वक्त ले लिया जाए कि जहां पर डिटीरियोरेट पोजीशन होने लगी तुरंत एक्शन ले लिया जाए, उस वक्त आंखें मूंद ली जाती हैं कि चलिए ठीक है। यही होता है जब आदमी सोसाइटी। तो क्या आपको लगता है कि 84 के दंगे से और बाद में जिस तरीके से संजय गोयनका की गिरफ्तारी हो रही है और लोगों की हो रही है, तो आपको लगता है उससे कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है और इसलिए कांग्रेस और भी उभर नहीं पा रही हो? चाहे उसने भले ही मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर दो बार बना दिया हो, पंजाब में सरकार भी रही हो, लेकिन ये एक मेजर कारण रहा है जिसने बहुत बड़ा झटका दिया है कांग्रेस को। देखिए साहब, जहां तक 84 का ताल्लुक है जी, मैं समझता हूं कि हमें खेद है इस कंट्री में किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने 2 लाइन का रेजोल्यूशन पार्लियामेंट में नहीं पेश किया कि ये जो 10,000 सिखों का वध हुआ है ये गलत है। हमें इस बात का खेद है। एनी पॉलिटिकल पार्टी, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी तो सामने आ जाती है, कांग्रेस ने हर पॉलिटिकल पार्टी, और कांग्रेस का उसमें रोल बिल्कुल गंदा था, गलत था। वो क्यों? अगर आप मुझे 1 मिनट का टाइम दें तो मैं एक्सप्लेन करूं। बिल्कुल, लेकिन संक्षेप में बताइए। जी, गंदा रोल कांग्रेस का क्या था? क्या ये था? हाँ, ये परिवार नेहरू गांधी परिवार नहीं चाहता था कि सब कुछ हो, लेकिन अपने नंबर बढ़ाने के लिए दिल्ली में 3 व्यक्ति थे जो पावर में थे, सज्जन कुमार, भगत और टाइटलर। इन तीनों ने देकर लोगों को भड़काकर दंगे कराए क्योंकि उसकी मां मरी और हम अब हमारी नंबर प्रधानमंत्री के पास बढ़ जाएंगे। अब मजबूरी ये हुई कि जिस वक्त वो सत्ता में बैठे ही तो उन्होंने महसूस किया अब मैं अगर सबको यहाँ घर से बाहर निकाल दूं तो एक मुश्किल का पोजीशन आएगी। ये वजह होती है पॉलिटिकल पार्टियों के लिए। अदरवाइज ये परिवार को मैं नजदीक से जानता हूं, नेहरू गांधी परिवार का इतना इसमें ये गुस्सा था इनमें। नहीं, ये बयान भी काफी वो रहा जिसमें राजीव गांधी कहते हैं कि जब एक वृक्ष गिरता है तो कुछ वो, ये भी तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ऐसा है। हाँ। कुछ चीजें आदमी, अब मैं उसको कोई शब्द नहीं दे सकता कि उस लहजे में कर जाता है जिसकी गहराई को वो समझ ही नहीं पा रहा होता। वो भी एक बहुत बड़ा मन की, सुनिए, जहां तक उसके मन का ताल्लुक है, राजीव लोंगोवाला अकॉर्ड कराने वाला वो है। कई लोग समस्या क्रिएट करके रूल करना चाहते हैं, कई लोग समस्या समाधान करके रूल करना चाहते हैं। उस वक्त वो समस्या इतनी बढ़ चुकी थी कि देश टूटने के कगार पे था। उन्होंने प्राइवेटली अंदर बढ़ के हिम्मत दिखा के पंजाब समस्या का समाधान करा दिया था। सो उनके मन का अगर आप नजदीक जाएं तो गलतियां देखिए, टू एयर इज ह्यूमन, इंसान गलती करता है, लेकिन गलती करने के बाद जो एक्सेप्ट करता है। जो माफी मांगी कांग्रेस ने इस विषय पे, मनमोहन सिंह ने भी किया, उसका कोई विश्वास जीत नहीं पाई कांग्रेस सिख समाज का? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर सिख समाज का विश्वास ना जीतती तो पंजाब में कभी सरकार बनती नहीं। वो तो अमरिंदर सिंह का नहीं, नॉट अमरिंदर सिंह। अमरिंदर सिंह तो अब आया जी। अमरिंदर सिंह को तो लोंगोवाल ने, अमरिंदर सिंह और वो गए थे
स्वर्ण सिंह जो एक्स मिनिस्टर थे, उन्होंने मना कर दिया था कि तो मैं अमरिंदर सिंह चले गए और आपकी क्या स्थिति बन गई है पंजाब में? आप देख लीजिए अपनी स्थिति को। अमरिंदर नहीं, नॉट ड्यू टू, वो तो खुद ही हार गए। तो वो एक दूसरी बात, नहीं, हार जी, ऐसा है जी, कोई भी लीडर किसी के पास कोई सब्स्टिट्यूट नहीं सामने दिखाई दे रहा था। इस बंदे ने उनको विश्वास में लिया कि दिल्ली में देखिए मैंने रोल मॉडल किया है, मैं आपको देता हूं। हालांकि इसको एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज नहीं है। अगर ये एडमिनिस्ट्रेटिव सोच के व्यक्तियों को और साथ ले ले तो मैं समझता हूं जो इसकी सोच है ये बहुत अच्छी सोच है। ठीक बात है। अच्छा, इस समय जो कांग्रेस का रवैया चल रहा है, खास तौर से अगर आप देखें राहुल गांधी की पेशी को लेकर के, और जिस तरीके के कांग्रेस ने माहौल बना दिया है, गुस्सा, तोड़फोड़, प्रदर्शन, अरे भाई कोई बात हो गई है, पूछताछ कर रही ईडी, करने दीजिए, लेकिन ये कांग्रेस का ये रवैया कौन सा है आप जो प्रस्तुत कर दिया? सर ऐसा है, हाँ, जब भी दो पैमाने किसी चीज के अख्तियार किए जाते हैं जी, तो इंसान में गुस्सा आना स्वाभाविक है। उस वक्त गुस्से की लहर चलेगी, वो सड़कों को आएगा, क्योंकि दो पैमाने, अपनी पार्टी के लिए दूसरा पैमाना, दूसरे के लिए दूसरा पैमाना। मैं आपसे सिर्फ एक चीज जानना चाहता हूं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज, नूपुर शर्मा क्या किसी भी प्रॉफिट, किसी भी नहीं, वो तो दूसरी बात हो। देखिए अगर तो नहीं वहां ईडी कहाँ आएगी? वहां पर ईडी का क्या ईडी नहीं मतलब आई, ईडी नहीं आई जी। आप ईडी कहाँ भिजवा रहे हैं जी? जो व्यक्ति पार्टी में आ जाता है उसके ऊपर सारे केस साफ हो जाते हैं। जो पार्टी से बाहर चला जाता है उसके ऊपर अभी आपने कहा कि दो पैमाने नहीं चल रहे, अगर राहुल गांधी पर आरोप है। देखिए ये दो पैमाने कि आप ईडी को कब इस्तेमाल करते हैं, जैसे ही चुनाव आते हैं। देखिए उस वक्त आप कितने साल का केस चल रहा है, आज तक इनके बहनोई के ऊपर भी राहुल जी के कितने वो मैं सब मान रहा, मैं दूसरा कौन देखते हैं? आप एक पैमाना तो आपने बता दिया, दो पैमाने हैं ना बीजेपी के। बीजेपी में तो कोई है नहीं, बीजेपी में तो कोई ऐसा नहीं है, उनके में किसी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं, कोई घोटाला का आरोप नहीं है। आज अभी आपने कल ही तो उन्होंने आदमी सस्पेंड किया जिसको जमीनें दे रहे हैं सरकार से लेके किसानों को, उन्हीं से बाद में मांग रहे हैं कि यार हमको जमीन दो, और वो आदमी खुदकशी कर रहे हैं। इसके ऊपर ये देखिए ऐसा है, आपको ये मैं बताऊं, कोई भी समाज, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है ये दूध की धुली है, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो ऐसी गंदी है। जितनी पॉलिटिकल पार्टी हैं सब देश के हित में काम करना चाहती हैं, लेकिन अपना हित जब सामने आ जाता है कि चलो साहब हम रूल कर लें, ये रूल करने के लिए सबको विदेशी बना देते हैं। बीजेपी में लोग हैं, उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। राहुल गांधी लेकिन है तो सब चोरी चोर कहा जाए अगर आपकी भाषा में। नहीं आपकी भाषा तो फिर यही हो गया ना। नहीं कहूंगा, हाँ, मैं तो कहूंगा सबसे। आप भाजपा के लिए लोग कह रहे हैं दो पैमाने, माने कि फिर वही बात हो गई ना। देखिए ऐसा है जी, अगर बीजेपी का कोई भी व्यक्ति जी, अगर मैं कांग्रेस में हूं कल बीजेपी में चला जाऊं, मेरे ऊपर यहाँ कत्ल के केस बने हैं वो छोड़ दिए जाएं, और अगर मैं बीजेपी को छोड़ के आज बाहर आ जाऊं तो मेरे ऊपर। आप हमको एक उदाहरण नहीं बता पाए कि राहुल गांधी पर जो आरोप लगा है, उनको बुलाया गया है, जो उनके ऊपर घोटालेबाजी का, भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, आप हमको ऐसा कोई नाम नहीं बता पाए कि जो बीजेपी में भी इसी पैटर्न का हो, तो हम मान लें कि डबल पैमाना अपनाया जाए। मैं बताता हूँ सर, मैं बताता हूँ, एक लाइन बता दीजिए। एक लाइन में बताता हूँ। ये चुनाव के टाइम में क्यों होता है? मैं देखिए ऐसा है, चुनाव पे क्यों होता है नहीं, ये दूसरी बात। जिसके पास पॉलिटिकल गेन, दैट इज अ पॉलिटिकल गेन। आप अगले को तो फिर आप ये ना कहिए कि पैमाना है, आप फिर ये पैमाना ही है ना फिर पैमाना क्या? आप अपनी पार्टी के लिए दूसरा पैमाना रखते हैं। कहा आपकी पार्टी, उनकी पार्टी बता दीजिए ना। राहुल गांधी जैसा केस या आरोप उनकी पार्टी में किसी पर हो, बता दीजिए। अगर मैं बड़े नेताओं को लूंगा, वो भी विदा हो चुके हैं, हाँ। अच्छा नहीं लगेगा। उनके पास भी थे जिन्होंने करोड़ों रुपए के घटले किए, उन्हीं के पति, उन्हीं के आदमी, उन्हीं के साथ उनके यहाँ मुलाजमत करते थे। देखिए मैं आई डोंट वांट, माने इस समय तो कोई नहीं, बस मैं मान गया। मेरा मतलब ये है कि कोई भी
सिर्फ एक चीज मैं जानना चाहता हूं, जब आदमी प्रधानमंत्री की कुर्सी पे आ जाए, मैं तो योगी जी मुझे बहुत पसंद आते हैं। ठीक, योगी जी में एक क्वालिटी है, उन्होंने कल बीजेपी उन्होंने कल तो आपको जाना चाहिए। देखिए बुलडोजर चलवा दिया, अगर उस समय होते योगी जी तो शायद न दंगा हुआ होता ना कुछ होता। नहीं ऐसा है। हाँ, उन्होंने नूपुर को कल ही संदेश दे दिया कि संयम में रहो। उन्होंने उनको नहीं, मंत्रियों से कहा। देखिए नहीं साहब, मंत्रियों को कहा, उसको स्वाभाविक है, कहना भी चाहिए, उनको संबोधन कहना भी चाहिए, उनको संबोधन भी इसलिए कहना चाहिए। मंत्री मीन सरकार, उसको संबोधन भी किया। ये उनका बड़प्पन है जी। मैं ये चाहता हूं कि हम एक, जब आदमी उठ के ना प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, वो कोई एक पार्टी का थोड़ी है, वो हमारा। मान के चले कि योगी जी पर आपको विश्वास है, और 84 के दंगों में जो भी कमियां हैं, मुआवजा वगैरह है, उसमें योगी जी की सरकार में निश्चित रूप से सिख समाज का भला होगा। जानता हूं। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको इसके लिए कि आप आए और आपने अपनी बात प्रस्तुत की, और निश्चित रूप से आपने जो योगी सरकार पर विश्वास व्यक्त किया है वो भी कारगर होगा, मुझे विश्वास है। और आप मुआवजा की लड़ाई भी जीते, ताकि सिख समाज का भला हो और लोगों को न्याय मिले, और ये न्याय केवल 11 केसों तक सीमित न रह जाए। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।